वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारी 2 यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है और थर्ड यूनिट है आपकी। उस थर्ड यूनिट में 3 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका नाभ के विकरणों की पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया। इसको डालें और उधर थोड़ा हम प्रीवियस जो भी पास्ट है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि हमने किस किस चीज के बारे में यहाँ पर पढ़ा था। तो देखें, सबसे पहले हमने नाभिक के बारे में पढ़ा था, किस तरह से नाभिक की खोज हुई थी। नाभिक की स्ट्रक्चर के बारे में या परमाणु की स्ट्रक्चर के बारे में बताने के लिए सबसे पहले कौन सा आया, थॉमसन का प्लम मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड का आया, फिर बोर का आया, फिर समरफील्ड का मॉडल आया। इस तरह से कई नियम आए, उसके आधार पर स्ट्रक्चर को, उसको परमाणु की स्ट्रक्चर को बताया गया। लेकिन जो नाभिक की खोज का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? रदरफोर्ड को। नाभिक की जो खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ही। इस तरह से नाभिक की खोज हुई। फिर नाभिक पर आगे क्या हुई? रिसर्च हुई न्यूक्लियस पर। तो हमने उस नाभिक के गुणों के बारे में जानकारी मिली, जैसे कि उसकी द्रव्यमान संख्या, उसका परमाणु क्रमांक, उसकी द्रव्यमान संख्या, उसकी बंधन ऊर्जा, उसके लिए हमने संकुलन गुणांक भी पढ़ा था। इस तरह से काफी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसके लिए हमने पढ़ा था सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। इस तरह से हमने बेसिक चीजों के बारे में वहां पर बात की थी, न्यूक्लियस के बारे में। फिर हमने वहां पर एक चीज और पढ़ी थी, किसको? सैगर चार्ट को। और सैगर चार्ट के आधार पर हमने न्यूक्लियस को 2 भागों में बांट दिया था। कौन से में? न्यूक्लियस से उसको 2 भागों में बांट दिया था, एक तो स्टेबल और एक नॉन स्टेबल, नॉन स्टेबल यानी कि स्थायी और अस्थायी। तो अस्थायी जो नाभिक थे वो लगातार किनका क्षय कर रहे थे? स्थायी नाभिक हैं, तो प्रकृति में वो हमेशा स्थायी हैं, मतलब कोई भी हलचल पैदा नहीं कर रहे हैं, स्टेबल हैं, वो कोई हलचल पैदा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो स्टेबल हैं। जो अस्थायी हैं वो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? हलचल करते हैं, मतलब वो किनका क्षय करते हैं? वहां पर अल्फा बीटा गामा कण कह सकते हैं या फिर विकर्ण कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा बीटा गामा विकरणों का वहां पर क्या करते हैं? वो क्षय करते हैं। और उन क्षय होने के कारण उनको अनस्टेबिलिटी से क्या मिल जाती है? स्टेबिलिटी मिल जाती है। इस चीज को हमने किससे देखा था? सैगर चार्ट से। तो जो नाभिक हैं अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय कर रहे थे, तो हमने उनसे फिर आगे हमने एनर्जी बनाना सीखा। जो भी अस्थायी नाभिक हैं वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए लगातार टूटते हैं या फिर जुड़ते हैं, यानी कि विखंडन होता है या फिर संलयन होता है। और उस आधार पर हमने उनसे एनर्जी प्राप्त करना सीखा था कि किस तरह से हम नाभ के विखंडन और नाभ के संलयन से क्या प्राप्त कर सकते हैं? एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मेन रीजन होता है किसी भी चीज से रिसर्च करके कि वहां से किस तरह से हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने वहां पर सीख लिया था। तो लगातार जो अल्फा बीटा गामा विकर्ण है, नाभ के विकर्ण बोल सकते हैं इनको, क्योंकि सभी का जो क्षय हो रहा है वो कहां से हो रहा है? नाभिक से। तो इसलिए इनको बोल सकते हैं हम नाभिकीय विकर्ण या नाभिकीय कण, नाभिकीय विकर्ण या नाभिकीय कण बोल सकते हैं। तो अल्फा बीटा जो गामा विकर्ण है, यदि उनको हम किसी भी माध्यम में, उस माध्यम में चाहे वो गैस भरी हुई हो या सॉलिड भरा हुआ या फिर लिक्विड भरा हुआ हो, उसमें से होकर यदि हम अल्फा बीटा गामा, बीटा का मतलब या तो बीटा पॉजिटिव हो सकता है यानी कि पॉजिट्रॉन हो सकता है, या फिर बीटा नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और अल्फा का मतलब कितना हुआ? 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। और गामा क्या है? मासलेस है, मास नहीं है। यदि इन अल्फा बीटा गामा नाभ के विकरणों को इस पदार्थ में से होकर गुजारा जाए तो ये अपने पास कुछ ना कुछ क्या लेकर आ रहे हैं? एनर्जी है इनके पास। और उस एनर्जी को पदार्थ के माध्यम है और माध्यम के जो कण है उनके साथ वो क्या करेंगे? अन्योन्य क्रिया करेंगे। और अन्योन्य क्रिया करने के कारण लगातार अपनी ऊर्जा का क्या करेंगे? लॉस करेंगे, ऊर्जा की हानि करेंगे। तो उस ऊर्जा हानि के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि वो लगातार माध्यम में से जा रहे हैं, नाभ के विकर्ण उसके साथ अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं। तो अन्योन्य क्रिया किस टाइप से हो रही है, किस तरह से वो अपनी एनर्जी का क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं, एनर्जी का लॉस कर रहे हैं। ये चीज हमें वहां पर चेक करनी है। इसलिए इसको यूनिट को नाम दे रहे हैं कि नाभ के विकरणों यानी कि अल्फा बीटा गामा कणों की पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया, कि किसी भी माध्यम में से या पदार्थ में से होकर उनको गुजारा जा रहा है, तो उनके साथ कैसी इंटरेक्शन हो रही है, किस प्रकार की अन्योन्य क्रिया हो रही है। तो इसमें हम पहले दोनों में
चेंज करेंगे। एक तो भारी कण की पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया और एक हल्के कणों की पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया। इस टाइप से हम दो में बांट देंगे। भारी कण का मतलब जो भारी है, यानी कि प्रोटॉन है, वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1836 गुना भारी होता है। इलेक्ट्रॉन की तुलना में जो प्रोटॉन है वो 1836 गुना भारी है। मतलब यहाँ पर भारी कण, प्रोटॉन पर बात करेंगे, अल्फा कण यानी कि 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, तो ये भी भारी हो जाएगा। इस पर बात करेंगे। और ड्यूट्रॉन बताया था मैंने, ड्यूटेरियम का नाभिक होता है, यानी कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, उसको हम बोलते हैं ड्यूट्रॉन। तो इनके बारे में हम बात करेंगे किसमें, भारी कणों के बारे में, भारी कण के अंदर। और हल्के कण यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इन पर बात करेंगे हम हल्के कणों की। तो पहले हम हेडिंग डालते हैं कि भारी कणों की पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया। हेडिंग डाल दो इसको, भारी कणों की पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया। भारी कणों की पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया भारी कणों की पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया कि कोई भी भारी कण है उसको पदार्थ के साथ, पदार्थ में से ऊपर गुजारा जा रहा है, तो ये उसके साथ अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं। और इस फॉर्मूले को नाम देते हैं, एक फॉर्मूला निकल कर आएगा ऊर्जा हानि का। अन्योन्य क्रिया वो बोर के द्वारा दिया गया है, और एक ऊर्जा हानि का फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले को नाम देते हैं यहाँ पर बोर फॉर्मूला। ठीक है, भारी कणों की पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया, ब्रैकेट में लिख देना ऊर्जा हानि, ये भी लिख देना ऊर्जा हानि, और इसको नाम दे देते हैं हम बोर सूत्र। इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो समझो पहले, इधर पूरा फोकस इधर करो कि एक माध्यम है, ठीक है, इस माध्यम में से होकर कोई भी भारी कण निकल रहा है, कोई भी हो सकता है। जैसे हमने इसको बोल दिया प्लस जेड ई, जेड का मान 1 है, 1 प्रोटॉन हो सकता है, 2 है तो 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, कितने भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कोई भी हो सकता है वो। लेकिन नाभ के कण पर बात कर रहे हैं, तो नाभ के कणों में कौन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा हो सकता है, या फिर न्यूट्रॉन हो सकता है। उसको हमने कॉमनली किससे रिप्रेजेंट कर दिया, अल्फा पर कितना चार्ज है, +2, इस पर कितना चार्ज है, +1, इस पर भी कितना है, +1। तो इस तरह से हमने उसको प्लस जेडी से रिप्रेजेंट कर दिया कि जेडी है वो इसमें से होकर गुजर रहा है, इसमें कोई भी गैस भरी हुई है या माध्यम है कोई भी, तो माध्यम में जो परमाणु होगा उस पदार्थ का इसमें से होकर गुजरा, एनर्जी लेकर उसके पास से होकर गुजर रहा है, वो कणों के पास से होकर या परमाणु के पास से होकर गुजर रहा है, तो अपनी एनर्जी को किसके लिए दे देता है, वो उस परमाणु के कक्षीय इलेक्ट्रॉन को, उस परमाणु के कक्षीय इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या करेगा, अन्योन्य क्रिया, और लगातार उसकी एनर्जी उसमें गतिशील होता हुआ जाएगा, तो लगातार उसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी ऊर्जा संरक्षण के नियम से, लगातार अपनी एनर्जी को यहाँ प्रोवाइड करता हुआ जा रहा है, और एक स्थिति पर ऐसा आएगा कि वो वहां पर जाकर रुक जाएगा, मतलब उसके पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी। तो उसको हमें कितना उसने एनर्जी का लॉस किया है एक इलेक्ट्रॉन को देने पर, और यदि वो उसमें इकाई दूरी चल रहा है, कितनी दूरी, इकाई दूरी चलने पर वो कितनी एनर्जी का लॉस कर रहा है, उसे हमें निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो उसको, देखो ये x है, ये y है, ठीक है। यहां पर इस मूल बिंदु पर ये जेड ई कण है, इधर से गतिशील होता हुआ यहां पर पहुंच गया मूल बिंदु पर, ठीक है। इसको हमने बोल दिया O पॉइंट। यहां पर माध्यम का कोई भी कक्षीय इलेक्ट्रॉन मान लिया हमने E, तो इसका जेडी आवेश है, ये भी आवेशित है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, इस फोर्स को हमने नाम दे दिया F। ये है यहां से इन दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल r, ये वाला एंगल हमने मान लिया थीटा, और ये वाली जो दूरी है यहां पर जब आ जाएगा वो O डैश, तो जब ये यहां से होकर इस तरह से गुजर रहा है, तो ये इस पर यहां पर जब आएगा तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया B से। B क्या है, निकटतम पहुंच की दूरी, क्योंकि निकटतम कब होगा, जब वो O डैश पर होगा, यहाँ पर ज्यादा है, इधर भी ज्यादा रहेगा, इसको बोल रहे हैं हम निकटतम
पहुंच की निकटतम पहुंच की दूरी, क्या बोल रहे हैं इसको, निकटतम पहुंच की दूरी। तो f के यदि हम यहाँ पर कंपोनेंट तोड़े तो वो कंपोनेंट किस तरह से टूटेंगे, यहां से यहां तक अगर वो कितनी डिस्टेंस तय कर रहा है स्मॉल x और उसका वेग है v, तो चाल गुणा समय से वो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी तय कर लेगा x, v वेग से गतिशील है तो चाल गुणा समय, t समय लग रहा है, कितनी डिस्टेंस हो जाएगी x, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो f के यदि हम कंपोनेंट तोड़े तो इस तरह से टूटेंगे, क्योंकि कोई भी वेक्टर के अगर आप कंपोनेंट तोड़ते हो तो उस बिंदु से जाते हुए होते हैं और दोनों एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, इस तरह से ध्यान देना। और जो थीटा होता है उसकी दिशा में कॉस होता है और अपोजिट में साइन होता है घटक कंपोनेंट, ठीक है। बेसिक चीज है। तो f का इधर वाला जो घटक होगा इधर होगा और इधर ये वाला होगा घटक, ठीक है। तो थीटा है तो जेड वाली आकृति में है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, f का इधर वाला जो घटक है x के पैरेलल में है, fx कंपोनेंट है, और ये वाला y के पैरेलल में है तो ये y हो जाएगा। तो y और fx की वैल्यू कितनी होगी, f का इधर घटक होगा f cos थीटा और इधर घटक होगा कौन सा, f sin थीटा। यहां तक बात क्लियर है कि एक पार्टिकल गति करता हुआ नाभ की कण यहाँ पर आ रहा है, ये माध्यम का कौन सा कण है, माध्यम का कक्षीय इलेक्ट्रॉन, इस पर लिख सकते हैं हम माध्यम का कक्षीय इलेक्ट्रॉन है, ये जो कक्षा में गति कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन के साथ कक्षीय गति के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, गति करता हुआ आया। यहाँ पर निकटतम पहुंच की दूरी कितनी है, स्मॉल b, और जब यहाँ से पार होकर जाएगा तो ये एंगल थीटा r और x y, ठीक है, ये अपनी तरफ से माने गए हैं। तो यहाँ पर देखो थोड़ी समय के बाद ये जेडी जो चार्ज है इस पॉइंट को पार करके इधर आ जाएगा, तो उस स्थिति को देखते हैं हम, x y जेडी यहां पर था, o डैश यहां पर है ये, ठीक है, o डैश पॉइंट, और यहां पर है इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच की दूरी है b, और यहां पर वो प्लस जेडी चार्ज यहां पर पहुंच गया, प्लस जेडी चार्ज यहां पर पहुंच चुका है, ये गति करता हुआ आ रहा है, यहां पर पहुंच गया इस स्थिति पर। अब देखते हैं इसमें ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस पर इसकी तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, कूलम आकर्षण बल लगेगा, ये एंगल थीटा है तो इसका इस पर फोर्स ये लग रहा होगा, तो इसके घटक तोड़ेंगे f के, तो एक तो इधर टूटेगा और एक इधर टूटेगा, एक तो इधर टूटेगा और एक इधर टूटेगा। तो ये वाला घटक कौन सा हो जाएगा, ये वाला थीटा होने की वजह से f कौन सा होगा, cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा f sin थीटा। जरा एक चीज चेक करो, यहाँ पर ये इक्वल टू f y है और ये इक्वल टू fx होगा, x के पैरेलल में fx, y के पैरेलल में fy। तो ये ध्यान रखो, जब जेडी यहाँ से यहाँ पर गतिशील हो रहा था, fy कंपोनेंट तो हमेशा नीचे आ रहा था, f का जो हमने घटक तोड़ा था वो हमेशा कहां पर आ रहा है, नीचे की साइड में, जबकि fx की जो दिशा है वो चेंज हो गई, जब o डैश के इधर था तब इधर ही आ रही थी, जब o डैश के उधर था तब fx की दिशा उधर आ रही है, और दोनों की वैल्यू कितनी है fx की, f cos थीटा और f cos थीटा, तो दोनों ही एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे एक स्थिति के बाद, कि यहाँ पर गतिशील है तब इधर लग रहा है फोर्स, और जब यहाँ पर आ गया थोड़ी देर बाद तो इधर लग रहा है फोर्स, तो fx है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दिशा विपरीत है। इसलिए जिस पर टोटल फोर्स लग रहा होगा वो किसकी वजह से लग रहा होगा, f बाई घटक की वजह से, और f बाई घटक कितना है, f sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर जो f है, f क्या है, कूलम आकर्षण बल, वो कितना होता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा, k प्लस में जेडी और माइनस में e अपॉन में कितना, r स्क्वायर, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस r स्क्वायर ही है, इसको लिख देंगे हम z e स्क्वायर, और कितने में आएगा ये, माइनस में, माइनस के z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यहां तक क्लियर चीज। तो इस फोर्स को हम यहां पर डालेंगे तो एफ वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का इनटू आर स्क्वायर और साइन थीटा। ये किसकी कंपोनेंट आ गया, एफ वाई कंपोनेंट आ गया। अब देखना संवेग में जो परिवर्तन की दर है, जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो बल के बराबर होगी, और बल कौन सा होगा यहाँ पर, वाई कंपोनेंट, और डीपी बाई भी लिख सकते हैं इसको नॉर्मली, तो वाई दिशा में ही संवेग में परिवर्तन होगा ये, तो बी पी इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, डीपी इक्वल टू एफ बाई डी टी,
तो dp इक्वल टू कितना जाएगा, सॉरी p इक्वल टू कितना जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f बाई dt। f बाई की वैल्यू यहां पर कितनी है, माइनस की जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, और साइन थीटा कितनी है, ये है माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा, और ये कितनी हो जाएगी dt, ये कितनी है dt। क्योंकि x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू कितना है v इंटू टी, तो dx इंटू इक्वल टू कितना हो जाएगा v इंटू dt, dx इक्वल टू v इंटू dt। तो dt को हम किस में चेंज कर सकते हैं, dx में, वो कितना हो जाएगा यहां पर p इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर साइन थीटा, और dt के स्थान पर हम लिख देंगे dx अपॉन v, dx अपॉन v, इतना लिख सकते हैं इसको। अब देखो इसको हमें चेंज करना है पूरे को थीटा में, किस में चेंज करेंगे, थीटा में, लेकिन अभी लिमिट किसकी आएगी यहाँ पर x की, x कहां से कहां तक गति करता हुआ आ रहा है, वो इधर से गति करता हुआ इधर भाग रहा है, तो वो कहां से कहां तक गतिशील हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इसमें लिमिट आ जाएगी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। पहले यहां तक लिखें इसको, बाहरी कणों की पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया, ब्रैकेट में लिख देना ऊर्जा हानि, और ब्रैकेट में लिखो लिख देना या बोर सूत्र। लिखना, जब कोई बाहरी आवेशित कण जब कोई बाहरी आवेशित कण जैसे प्रोटॉन एल्फा, जैसे प्रोटॉन एल्फा, ब्रैकेट में लिख देना एल्फा के 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, कॉमा ड्यूट्रॉन, ब्रैकेट में लिख देना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, किसी माध्यम में गति करते हैं तो, किसी माध्यम में गति करते हैं तो वे माध्यम के परमाणुओं को आयनित कर देते हैं, तो वे माध्यम के परमाणुओं को आयनित कर देते हैं। इस प्रक्रम में आपतित कण, इस प्रक्रम में आपतित कण परमाणुओं के अति निकट आकर, इस प्रक्रम में आपतित कण परमाणुओं के अति निकट आकर उनके कक्षीय इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा स्थानांतरित कर देता है, उनके कक्षीय इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा स्थानांतरित कर देता है। चित्रों को बनाओ, दोनों चित्रों को बना लो इनको। और जो भी क्वांटिटी पैरामीटर लिखे हुए हैं उन सभी को लिख देना। लिखना है इसमें आगे, और इसको भी लिख देना, b क्या है, b इक्वल टू निकटतम पहुंच की दूरी। आगे लिखना, माना कैपिटल M द्रव्यमान
माना कैपिटल M द्रव्यमान तथा Ze आवेश का प्लस Ze आवेश का एक कण, माना कैपिटल M द्रव्यमान तथा प्लस Ze आवेश का एक कण स्मॉल v वेग से माध्यम में प्लस x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। स्थिर इलेक्ट्रॉन की आपतित कण से निकटतम पहुंच की दूरी, स्थिर इलेक्ट्रॉन की आपतित कण से निकटतम पहुंच की दूरी स्मॉल b है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, किसी क्षण बाहरी कण व इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी स्मॉल r है। किसी क्षण बाहरी कण व इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी स्मॉल r है, तब इनके मध्य लगने वाला कूलाम आकर्षण बल, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो अगर यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड पर बात करें, केवल परिमाण पर बात करें, तो परिमाण कितना हो जाएगा इसका, अगर हम पॉजिटिव क्वांटिटी पर बात करें तो परिमाण हम केवल पॉजिटिव लेकर चलें तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 डाल देना इसको, तो यहाँ पर प्लस कंपोनेंट चलेगा सभी जगह, ठीक है, प्लस में ही चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर माइनस में भी लेकर चलोगे तब भी कोई फर्क नहीं आएगा, खुद देख लेना इस चीज को भी आगे। बस हम पॉजिटिव क्वांटिटी लेकर चल रहे हैं, परिमाण को लेकर चल रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में लेकर नहीं चल रहे हैं। आगे लिखना, इक्वेशन नंबर 1 के बाद समीकरण 1 का x घटक, समीकरण 1 का x घटक fx इक्वल टू f cos थीटा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, एवं समीकरण 1 का y घटक fy इक्वल टू कितना हो जाएगा f sin थीटा। समीकरण नंबर 3 आगे लिखना है इसमें, चूंकि इलेक्ट्रॉन को संवेग बल के y घटक के द्वारा प्रदान किया जाएगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन को संवेग बल के y घटक के द्वारा प्रदान किया जाएगा, क्योंकि fx घटक की दिशा आपतित कण की गति के कारण, क्योंकि fx घटक की दिशा आपतित कण की गति के कारण परिवर्तित हो जाती है जब वह बिंदु O को पार कर जाता है, ठीक है, मतलब इस बारे में लिखा है, जब बिंदु O से इधर है तो इधर होगी, बिंदु O को जब पार कर जाएगा तो उसकी तो दिशा बदल जाएगी, इसलिए इससे संवेग नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक दूसरे को ये तो कैंसिल आउट कर रहे हैं, बट ये वाला जुड़कर आ रहा है f sin थीटा वाला, तो ये इसकी वजह से उसको संवेग प्राप्त हो रहा है। तो लिखें आगे इसमें, अतः न्यूटन की गति के द्वितीय समीकरण से, नियम से, समीकरण से नहीं नियम से, 3 समीकरण है और 3 नियम है, नियम से Fy इक्वल टू dp अपॉन dt, और इसको पूरा लिख दो, Fy इक्वल टू dp अपॉन dt, इस तरह से लिख देना, P इक्वल टू Fy dt इक्वल टू F sin थीटा dt, इस तरह से, और इक्वल टू इसको लिख दो और इधर से इसको लिख दो। इक्वेशन नंबर इसको डाल देना 3 के बाद इसको डाल देना 4।
P की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं पता चल जाएगा आपको। हमें मेनली एनर्जी लॉस निकालनी है कि जब एक भारी कण इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, हमने क्रिया की उसने, तो उसने कितना एनर्जी का लॉस कर दिया, उस एनर्जी के लॉस को हम निकाल रहे हैं। मतलब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, गतिज ऊर्जा में हानि कितनी हुई है, उस गतिज ऊर्जा में हानि को हम निकाल रहे हैं। समीकरण नंबर 4 के बाद इसको हमें पूरे को थीटा में चेंज करना है। तो चित्र से देखो, चित्र से साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब यानी कि b अपॉन कर्ण कितना हो जाएगा r। तो 1 अपॉन r की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, साइन थीटा अपॉन b, क्योंकि 1 अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू डालनी है हमें। तो इक्वेशन नंबर 5, और यहां पर हमें dx की वैल्यू डालनी है, तो इसके लिए हम tan थीटा यूज करेंगे। tan थीटा इक्वल टू होता है इसी चित्र में लंब बटे कर्ण। तो लंब है सॉरी tan थीटा होगा लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें कितना है b और आधार कितना है x, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा b अपॉन tan थीटा। तो b cot थीटा ये लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan cot हो जाता है। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा b cot थीटा का करेंगे माइनस की cosec स्क्वायर थीटा अवकलन, और कितना आ जाएगा d थीटा। dx इक्वल टू इतना आ जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको डाल दिया हमने 6, कितना डाल दिया 6। तो 4 में हम 5 और 6 से वैल्यू रखेंगे। समीकरण 4 में 5 व 6 से मान रखने पर रखो वैल्यू इसमें। अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो p इक्वल टू कितना जाएगा ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये तो है। साइन थीटा अपनी जगह है 1 अपॉन r स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में b स्क्वायर यहां से, और dx अपॉन b, dx की वैल्यू है ये, इसको रखेंगे यहां पर माइनस के b cosec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा स्मॉल v, ये आ जाएगा। और d थीटा, थीटा मतलब एंगल है, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो वो वैल्यू कितनी आएगी यहां पर, उसको देखो d थीटा, थीटा एंगल है, तो यहां पर उसकी लिमिट लगानी है। वहां पर किसके रेस्पेक्ट में हो रहा था, x के रेस्पेक्ट में, तो उसकी लिमिट थी। यहां पर हम थीटा की लिमिट निकाल सकते हैं कैसे, वो कण है कहां से गतिशील होता हुआ आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट से गतिशील होता हुआ आ रहा है। जब ये कण यहां पर था इस तरह से, यहां पर होगा, इधर होगा, तो ये टेंट किधर की ओर कर रहा है, 0 की ओर, तो यहां पर एंगल 0। और जब ये यहां पर है थीटा इधर बढ़ा, फिर 90 हो जाएगा, इधर बढ़ेगा, यहां पर ये बढ़ेगा और इधर जाएगा, तो इस तरह से लगातार एंगल को कितना हो जाएगा पाई। तो लिमिट है स्टार्टिंग में 0 होगी, और जब वो इनफाइनाइट तक पहुंचेगा तो एंगल इस तरह से ये वाला पाई की ओर टेंड करेगा। तो 0 से कितना बनेगा, ये एंगल पाई बनेगा, कितना 0 से पाई। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो यहां पर इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। P इक्वल टू, लिखो पहले इसको, पूरा लिख दो इसको, चित्र से हमने ये वैल्यू की है, ये वैल्यू यहां पर P इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साइन स्क्वायर थीटा से, देखो एक साइन स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, और कितना बचेगा यहां पर b स्क्वायर, इससे b से b कट जाएगा, तो एक b बचेगा, एक v बचेगा, एक तो ये वाला b और एक ये वाला b, और कौन बचेगा यहां पर साइन थीटा, साइन थीटा d थीटा, और 0 से पाई यहां पर आ जाएगी लिमिट, ठीक है, ये चलेगा। और माइनस साइन है, माइनस भी चलेगा। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट bv, और साइन थीटा का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो माइनस के कॉस थीटा, और 0 से पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस थीटा। करो यहां तक,
थीटा में चेंज करते हुए उसको इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व किया है। तो उसको सॉल्व जब करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो p इक्वल टू हमारे पास कितना बचेगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बीवी, इतना बचेगा। और माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस पाई माइनस के कॉस जीरो, कितना हो जाएगा ये, p इक्वल टू हमारे पास जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी वी, और ये कितना हो जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस जीरो की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये माइनस के टू, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन में हमने इसको काट दिया 2 पाई, ये तो जेड है और ये 2 है एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है। p इक्वल टू हमारे पास जो संवेग है वो इतना आ गया। यहां तक लिखो इसको, इक्वेशन नंबर जो भी चल रही है इस पर 6 हो गई इस पर, और इस पर डाल देना 7 तक कंप्लीट कर लेना। इसके बाद हम आगे इसे कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।